दादा, आप लोग मुख्य मुद्दा किस मुद्दा पे झारखंड में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुख्य मुद्दा हमारा है आदिवासियों का संवैधानिक अधिकार। और उसी के अंदर सारी बातें आ जाती हैं। वो अधिकार क्या है? संविधान का की धारा 13, जिसमें कस्टमरी लॉ को, कानून की मान्यता दी गई है। मतलब आदिवासी समाज में जो विधि विधान है, आदिवासी समाज की जो शासन प्रणाली है, उसके अंदर जितनी भी बातें हैं जो कस्टमरी लॉ के अंदर आती है, वो उसको कानूनी मान्यता मिली है अनुच्छेद 13 के तहत। उसके बाद उसी के आधार पर संविधान की 5वीं अनुसूची चलती है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्र डिफाइन किए गए हैं पूरे राज्य में। और उन अनुसूचित क्षेत्रों में शासन और प्रशासन की बात कही गई है, आदिवासियों के शासन और प्रशासन। तो ये स्पष्ट है कि आदिवासियों का की जो प्रशासनिक समाज व्यवस्था है, सुशासन प्रणाली है, वो पूरे देश के दूसरे सामान्य क्षेत्रों से बिल्कुल अलग है। इसीलिए इसको संविधान में डाला गया। उसके बाद पेशा कानून, पेशा कानून भी उसी से जुड़ा हुआ है। पेशा कानून में ग्राम सुशासन की बात है और उनके आर्थिक विकास के लिए गांवों को अधिकार दिए गए हैं, संवैधानिक अधिकार। गांवों के जंगल का अधिकार, जमीन के विवाद को फैसले लेने का अधिकार, आ, म, नदी नाले जो माइनर मिनरल हैं, लघु खनिज है, उसका अधिकार, गांव के अंतर्गत जो बाजार हैं उसका अधिकार। तो ग्राम सभा को संविधान के तहत पेशा कानून के अंतर्गत सारे अधिकार दे दिए गए हैं कि ये स्वतंत्र रूप से अपने शासन के जरिए इन सारी चीज़ों का संचालन करेंगे। दादा, ऐसा क्या लगा कि आप लोग को चुनावी के क्षेत्र में आना पड़ रहा है? इसीलिए ऐसा लगा कि हम लोगों ने महसूस किया कि जो हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं, संविधान में तो है ज़रूर, लेकिन इन अधिकारों के बारे में देश के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं वो बात नहीं करती हैं। बार बार लोग आंदोलन करते हैं अपने अधिकारों को लेके, बार बार लोग सरकार को बताते हैं कि हमारा जो संवैधानिक अधिकार उसको लागू किया जाए। लेकिन पार्टियों के एजेंडा में ये बातें तो लोग लाते हैं, लेकिन उस पर कोई काम नहीं होता है। आज हम लोग महसूस कर रहे हैं कि 50 साल हो गए, 50 साल 74 साल हो गए संविधान बने हुए। इन 74 सालों में 5वीं अनुसूची का अनुपालन सुनिश्चित नहीं हुआ। और 27 साल हो गए पेशा कानून के 1996 बाद, राज्य बने हुए 23 साल हो गए, लेकिन पेशा कानून इस राज्य में लागू नहीं है। दादा, विधानसभा आप आइएगा तो सबसे पहले मुख्य मुद्दा किस पर आप उठाइएगा? यही मुख्य मुद्दा है हमारा कि हमारा ग्राम सुशासन का जो अधिकार है संविधान के अंदर, वो सरकार लागू कर दे। लागू करेगी तो क्या होगा, हमारी जो पारंपरिक शासन प्रणाली है वो जीवित हो जाएगी। तो पहला मुद्दा हमारा होगा कि सुशासन के मामले पर राज्य सरकार निर्णय ले और पेशा कानून को लागू कर दे। यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा है आर्टिकल 350, प्राइमरी लेवल पर क्लास 1 से लेके 5वीं तक आदिवासी भाषाओं को पढ़ाए जाने का मैंडेट है, पढ़ाए जाने का अधिकार दिया गया है। राज्य सरकार को वो काम करना है कि जहां हमारी मातृभाषा वो स्कूलों में पढ़ाई होनी है। आर्टिकल 350 बने हुए संविधान का 1950 से बना हुआ है। किसी विद्यालय में आज तक हमारी मातृभाषाओं की पढ़ाई नहीं होती है। तो जो भी संवैधानिक मुद्दे हैं हमारे, वही हमारा सबसे प्राथमिक इशू है आज के चुनाव में। क्योंकि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, उसका अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया, तो हम इतनी ही बात लेके गांव में जाएंगे। क्योंकि उसके अंदर सारी बातें आ जाएंगी, पलायन की बात आ जाएगी, स्वरोजगार की बात आ जाएगी, हमारे संसाधनों पर नियंत्रण की बात आ जाएगी, पारंपरिक सुशासन व्यवस्था का उसकी बात आ जाएगी, भाषाओं की बात आ जाएगी। तो संवैधानिक अधिकारों को पूरा करने को लेकर जो पिछले इतने सालों में हमें उपेक्षा की गई, यही हमारा प्रमुख मुद्दा इस चुनाव में होगा। झारखंड के आदिवासी जो कि
सरना कोड के ऊपर काफ़ी 2020 में झारखंड सरकार से पास होके भी गया, लेकिन केंद्र से अभी तक नहीं आया। इन पर आपका क्या विचार रहेगा? जी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। हम लोगों ने ही सरकार को कैबिनेट नोट बना के दिया था सरना कोड को लेके। हमारा कहना है, सरकार को भी हम लोगों ने बताया कि देश की जो जनगणना होती है, उस जनगणना के अंदर में हमारी गिनती के लिए अलग से कॉलम नहीं बनाया गया। वहाँ हिंदू हैं, मुस्लिम है, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, लेकिन प्रकृति धर्म मानने वालों की संख्या पूरे देश में काफ़ी अधिक है। उनकी गिनती धर्म के रूप में नहीं की जाने के कारण हमारी आबादी का पता नहीं चलता और हमारी गिनती अन्य धर्मों में कर ली जाती है। तो ये जनगणना का सवाल है, हमको भी अपनी गिनती जरूरी है देश के अंदर में। तो इसके कारण से हम लोगों ने सरकार को कहा कि ये जो सरना धर्म कोड है, ये हमारी आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ सवाल है, हमारे पारंपरिक रीति रिवाज से जुड़ा हुआ सवाल है। इसीलिए उसको मानने वाले लोगों की गिनती उसमें होनी चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि देश के अंदर इस धर्म को मानने वाले लोग कितने हैं। दादा 2020 में लगभग पास होके गया था यहाँ से पारित होके, लेकिन आदिवासी सरना धर्म कोड के नाम से गया था। क्या आदिवासी सरना धर्म कोड होना चाहिए या सरना धर्म कोड होना चाहिए दादा? नहीं, आदिवासी तो एक टर्म है, सरना धर्म कोड होना चाहिए। सरना धर्म कोड, चूंकि वो हमारा धर्म है, हम धर्म का कोड मांग रहे हैं, इसीलिए सरना धर्म कोड उसमें आना चाहिए। या उसको आप जो नाम दे, आदि धर्म नाम दे, सरना ये नाम दे, लेकिन स्पष्ट रूप से सरना धर्म कोड को उसमें चिन्हित किया जाना चाहिए। क्या आप लोग की एमएलए, विधायक या आप लोग की सरकार बनेगी तो क्या फिर से आप लोग संशोधन करके प्रस्ताव को केंद्र में भेजेंगे? नहीं नहीं, संशोधन की बात नहीं है, उसमें स्पष्ट है, सरना धर्म कोड का मामला स्पष्ट है। और ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें संशोधन की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर से एक प्रक्रिया हम लोगों को करनी पड़ेगी, लोगों से विचार लेना पड़ेगा। तो राज्य सरकार ने जब एक बार कैबिनेट से भेज दिया है तो हम लोग चाहेंगे कि वो केंद्र सरकार उसको जल्द से जल्द लागू कर दे, और राज्य सरकार को चाहिए कि इस पर दबाव बनाए। क्यों नहीं इस पर होता है, जो हमारे जुड़ा हुआ सवाल है, और राज्य जो बना है पहचान की रक्षा के लिए, ये राज्य बना है हमारा, इसीलिए पहचान की सुरक्षा के लिए जो बातें जरूरी हैं, जिसमें सरना धर्म कोड एक विशेष मामला है, इसके लिए राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए केंद्र सरकार के साथ, जाके बात करनी चाहिए वहाँ पे, और राज्य के जो जनप्रतिनिधि हैं पार्लियामेंट में, उन लोगों को वहाँ पे बात करना चाहिए, पार्लियामेंट में ये सब बातों को उठाना चाहिए। तो ये तो जरूरी है, इसी के चलते आज मामला रुका हुआ है। एक दादा देखिए, छत्तीसगढ़ में जो हंसदेव जंगल है, काफ़ी दिनों से वहाँ पे आदिवासियों के बीच, जिस जल जंगल ज़मीन के बीच उन लोग काफ़ी दिन से लड़ रहे हैं। उन लोग का घर बसा हुआ है, उन लोग को उजाड़ दिया जा रहा है। इनके बारे में आपका क्या राय रहेगा? देखिए, इसीलिए मैंने वनाधिकार की बात की थी कि वनाधिकार कानून के तहत जो पारंपरिक रूप से जंगलों में रह रहे हैं, उनको मालिकाना पट्टा दिए जाने की बात है, और सामुदायिक पट्टा दिए जाने की बात है कि जो समाज है, जो गांव है, उसके क्षेत्र के अंदर जो ज़मीनें हैं, जंगल की ज़मीन, उसकी देखरेख वही लोग करते हैं। तो ये नीति ही बनी थी इसीलिए कि जंगलों में जो रह रहे हैं लोग, उनकी ज़मीनों पर उनको कानूनी अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए वनाधिकार कानून 2006 बना। हम लोग खुद चाहते हैं कि इस कानून के तहत वन पट्टा दिए जाने की कार्रवाई तेजी से हो, वो भी इस राज्य में इतनी धीमी है, अभी तक मात्र 2.5% इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, और 1,10,000 एप्लीकेशन आए थे राज्य में वन अधिकार के तहत, जिसमें सिर्फ 52,000 एकड़ ज़मीन की स्वीकृति हुई, बाकी को रद्द कर दिया गया है। लेकिन 52,000 एकड़ जो ज़मीन की स्वीकृति हुई है, उस पर भी पट्टा देने का काम नहीं हुआ। तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है भाई, कानून बनाते हैं, कानून का इम्प्लीमेंट नहीं करते हो आप। क्या भारत आदिवासी पार्टी उसको रोक पाएंगे? निश्चित तौर पर ये संवैधानिक बातें हैं, कानूनी बातें हैं, रोकने का क्या है, लागू करने की बात है। आज हम लोगों ने जो अलग पार्टी बनाई, किस लिए बनाई? उन्हीं चीज़ों को लागू करने के लिए बनाई है। सरकार पर हम दबाव बनाएंगे, और जब से हमारे सांसद दिल्ली में बैठे हैं, लगातार इन सवालों पर सरकार से पूछा जा रहा है कि हमारे संवैधानिक अधिकारों का क्या हो रहा है।
तो जब हम आगे आएंगे और हमारे जनप्रतिनिधि अधिक संख्या में पहुंचेंगे तो सदन में, विधानसभा में सारी बातों को हम सरकार से पूछेंगे और इसका इम्प्लीमेंट करवाएंगे वहाँ पर। हसदेव जंगल जिस तरह से उजाड़ा जा रहा है, वहाँ के आदिवासियों को क्या बोलना चाहिए, क्या आप राय सलाह देना चाहिएगा? ये गलत है, उजाड़ने की बात ही गलत है। वनाधिकार पट्टा के तहत में उनको अधिकार जंगल के अंदर दे देना चाहिए। और जो कॉरपोरेट को जो आप जंगल दे रहे हो, ये पूरी तरह से गलत है। किसी भी तरह से आप एनवायरनमेंट का एक्ट भी देख लीजिए, फॉरेस्ट का एक्ट भी देख लीजिए और पेशा कानून देख लीजिए, वनाधिकार का कानून देख लीजिए। उसको अगर सामने रख के बात करिएगा तो वो जंगल को अडानी जैसे कॉरपोरेट को देना ये गलत है और इस गलत नीति का हम विरोध करते हैं पूरी तरह से। दादा, झारखंड में देखा जाए अभी हेमंत सोरेन का कार्यकाल, मैया समान योजना, ये सब हो रहा है, काफ़ी खुशहाल भी है। और लेकिन स्टूडेंट का जिस तरीक़ा से नतीजा एग्ज़ाम नहीं लेना, तो इस पर आपका क्या विचार रहेगा? ये फेल्योर है, ये सरकारी मशीनरी का फेल्योर है, सरकार की विफलता है। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि जितनी भी चीज़ें आपके तहत है उसका आप मतलब प्रभावी तरीके से उसको आपको अनुपालन कराना है। ये सरकार की विफलता है। अगर कोई सरकार नहीं कर पा रही है तो हम सीधे तौर पर बोलेंगे उसकी विफलता है। तो सरकार की जिम्मेवारी ही है छात्रों के लिए काम करना, युवाओं के लिए काम करना, मजदूरों के लिए काम करना, किसानों के लिए नीतियां बनाना। तो ये तो सरकार की जिम्मेवारी है। और अगर नहीं होगा तो हम किसको दोष देंगे? सरकार को दोष देंगे। अगर प्रशासनिक स्तर पर कोई काम नहीं होता अच्छे तरीके से तो प्रशासन पर नियंत्रण किसका है? राज्य सरकार का है। तो प्रशासन पर आपको नियंत्रण करना है, प्रशासन को आपको एनफोर्स करना है, तभी तो काम होगा ना। तो इसीलिए हम मानते हैं कि ये सरकार की विफलता है कि हमारे जो कानून है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। बहुत सारे समस्याएं हैं जिसके लिए राज्य बना, युवाओं की समस्याएं, बेरोजगारी की समस्याएं, स्वरोजगार की समस्याएं, जिसके लिए राज्य बना, वो पहले प्राथमिकता में होनी चाहिए राज्य की नीति में। और राज्य सरकार को उसके लिए नीतियाँ बनानी चाहिए थी, नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे बीच प्रभाकर करके जुड़े थे, जो कि भारत आदिवासी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। जो